गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब निरूपण नियम के बारे में। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है? 2 प्रकाश किरणों की। ठीक है। और जहाँ पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है अर्थात काटती है, वहाँ पर सदैव किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है। तो आज इससे संबंध देखिए, प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम पढ़ते हैं जिन्हें प्रतिबिंब निरूपण नियम से जाना जाता है। तो पहला नियम देखिए, आपके बुक में पहला नियम दे रखा है, अक्ष के समांतर किरण। अक्ष के समांतर किरण। अक्ष के समांतर किरण। तो देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण, जैसे चित्र की सहायता से समझा रहा हूँ, यदि कोई प्रकाश किरण है, ये मान लीजिए आपके पास दर्पण है, ठीक है, और ये इसका ध्रुव है। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित हो, तो परावर्तित किरण सदैव फोकस बिंदु से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ये परावर्तित किरण फोकस बिंदु से, कैपिटल एफ से गुजरती है। ठीक है ना। तो पहला नियम क्या बताया जाता है? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो परावर्तित किरण सदैव फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये नियम फिक्स है इसका। ठीक है ना। कहीं पर भी आपको समांतर किरण लेते हो तो वो सदैव एफ से ही गुजरेगी। ठीक है। दूसरा नियम देखो, फोकसीय किरण। दूसरा नियम, फोकसीय किरण। तो इसे समय क्या बताया जाता है कि मान लीजिए आपके पास गोलीय दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। अब मान लीजिए यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरकर, कहाँ से आपतित हो रही है? फोकस बिंदु से। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये इस प्रकार आ जाएगी। तो क्या बताया जाता है? यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अब देखिए अगला नियम, अभिलंब किरण। अभिलंब किरण। तो देखिए, अभिलंब किरण में क्या बताया जाता है? इसे संबंध नियम क्या होता है? अभिलंब किरण कौन सी होती है? जैसे फोकस से किरण हो गई, फोकस बिंदु से गुजरने वाली। समांतर किरण कौन सी हो गई? मुख्य अक्ष से समांतर जो थी। अब अभिलंब किरण, तो जो वक्रता केंद्र से गुजरती है वो किरण क्या कहलाती है? अभिलंब किरण कहलाती है। ठीक है ना। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है वो अभिलंब किरण कहलाती है। तो देखिए इसमें क्या बताया जाता है, ये आपके पास मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, कहाँ से गुजर रही है? वक्रता केंद्र से गुजर रही है, और ये फोकस बिंदु है। तो यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरकर, किससे गुजरकर? वक्रता केंद्र था सी से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मूल पथ पर वापस लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मूल पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है। अगला नियम, लास्ट, त्रियक किरण।
तिर्यक किरण। तो देखिए तिर्यक किरण के बारे में बताते हैं आपको। वह किरण जो दर्पण के ध्रुव प्राप्तित होती हो, वह किरण जो दर्पण के ध्रुव प्राप्तित हो वो तिर्यक किरण कहलाती है। तो इसे संबंधित नियम क्या दे रखा है वो देखो। मान लीजिए ये आपके पास मुख्य अक्ष है, बिंदु O ध्रुव है। यदि कोई प्रकाश किरणें ध्रुव प्राप्तित हो तो ये किरण क्या कहलाती है? तिर्यक किरण कहलाती है। तो ये तिर्यक किरण आपतित हो रही है ध्रुव पर, तो परावर्तित किरण जो होगी वो जितना कोण यहाँ पर है, यदि यहाँ पर थीटा कोण है तो यहाँ पर भी कितना होगा? थीटा। अर्थात यहाँ पर यदि 30 डिग्री कोण है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री कोण होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई प्रकाश किरणें दर्पण के ध्रुव प्राप्तित होती है तो परावर्तित किरण जो होती है वो आपतन कोण के समान कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के नीचे की ओर चली जाती है। यदि कोई प्रकाश किरणें दर्पण के ध्रुव प्राप्तित होती है तो परावर्तित किरणें आपतन कोण के समान कोण बनाती हुई मुख्य अक्ष के नीचे की ओर चली जाती है। तो ये 4 नियम थे अपने प्रतिबिंब निरूपण नियम से संबंधित। अब देखिए आगे देखते हैं। एक मैंने आपको पीछे संबंध बताया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सदैव क्या होती है? आधी होती है। तो इससे संबंधित आपके एक पार्ट दे रखा है कि आपको सिद्ध करके बताना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो इसके लिए देखिए एक नाम आएगा प्रवणता, उससे आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हो। प्रवणता कहते हैं जैसे ये स्लोप जो होता है ये क्या कहलाता है? प्रवणता कहलाता है। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि घर में यदि घर के फर्श की ऊंचाई अधिक है तो स्लोप बनवाते हो आप मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए या साधन चढ़ाने के लिए, तो वही क्या कहलाती है? प्रवणता कहलाती है। और मैथ में प्रवणता व्यक्त करते हैं tan के द्वारा। कौन सा त्रिकोणमितीय मान व्यक्त करता है? tan के द्वारा। अर्थात कहीं भी प्रवणता आपको निकालनी हो, अर्थात स्लोप निकालना हो तो वो tan के रूप में निकाली जाती है। और यदि अल्प कोण हो, जैसे आपने देखा है कि tan 0 है, इसका मान लगभग क्या होता है? 0 ही होता है। तो कहने का तात्पर्य अल्प कोण के लिए tan थीटा लगभग किसके तुल्य होगा? थीटा के तुल्य होता है। तो अगला जो टॉपिक करना है आपको वो प्रवणता से संबंधित है। प्रवणता का नाम आते हैं क्या लिखेंगे? tan। ठीक है ना। इससे क्या है ये आसानी पूर्वक आपको समझ में आ जाएगा। अब tan का मान आपको पता है क्या होता है? आपने पढ़ा है मैथ में, लंब बटा आधार। कोई त्रिभुज दिया हुआ हो उसका लंब लीजिए और आधार लीजिए। तो देखिए करते हैं अगला टॉपिक अपना क्या है। अगला टॉपिक है फोकस दूरी मतलब स्मॉल f व वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अर्थात कैपिटल R में संबंध ज्ञात करना। संबंध ज्ञात करना। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए थ्योरी में हमें पता है कि फोकस दूरी जो होती है वो सदैव क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो इसके लिए एक दर्पण लेकर चलते हैं। कोई गोलीय दर्पण है, मान लीजिए डायग्राम की रचना करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई आपके पास गोलीय दर्पण है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है और ध्रुव को P द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए रचना के लिए क्या बताया जाता है? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हो, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हो तो प्रतिबिंब निरूपण में क्या बताया था? परावर्तित किरण सदैव कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। अब अभिलंब किरण लेते हैं रचना के रूप में। तो अभिलंब किरण आपको पता है कहाँ से गुजरती है? वक्रता केंद्र से। तो देखिए यदि ये कोण आपके पास 2 थीटा है तो ये अभिलंब किरण क्या करेगी? इसको 2 समान भागों में विभाजित कर देगी। तो पहले तो ये कितना कोण हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, ये 2 थीटा है तो ये 2 थीटा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण हो गए। क्या हो गए? ये एकांतर कोण। और ये अभिलंब किरण क्या करती है? इसको समान भागों में, अर्थात ये थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा?
थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इस पॉइंट को लिख देते हैं एम। यहाँ पर आपतित हो रही है एक प्रकाश किरण। ठीक है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, ये स्मॉल है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल आर द्वारा व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है इसकी सहायता से कि एफ का मान r/2 या r/2 आपके पास कैसे प्राप्त होता है। तो इसमें दो त्रिभुज दिखाई देंगे। ये जो एमपी है ये स्लोप है, इसके ये जो स्लोप है इसको नगण्य लेकर चलेंगे, साथ इसको लंब के रूप में मानेंगे। किसके रूप में मानेंगे? लंब के रूप में। लंब के रूप में मानते हैं तो प्रवणता नगण्य हो जाती है, अर्थात स्लोप नहीं रहता है। ठीक ना, इस अवस्था में tan थीटा किसके तुल्य हो जाएगा? थीटा के तुल्य हो जाएगा। तो देखिए आपको ये संबंध प्राप्त करना है F बराबर r/2। तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। तो दो त्रिभुज है, यहाँ पर दो त्रिभुजों की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रवणता। प्रवणता किसके रूप में होती है? tan के रूप में। tan की वैल्यू क्या होती है? लंब बटा आधार। तो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई देगा, त्रिभुज FMP से। देखो कहाँ पर है? FMP, ये रहा। अलग से बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। FMP और ये दूरी दे रखी है स्मॉल f। ठीक है, कोण दे रखा है 2 थीटा। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ठीक है ना, और ये क्या हो गया? आधार, और ये कर्ण। तो हमें तो प्रवणता निकालनी है त्रिभुज FMP की प्रवणता से, और प्रवणता किसके रूप में होती है? tan के रूप में। तो क्या लिखेंगे? tan 2 थीटा, क्योंकि कौन क्या है यहाँ पर? 2 थीटा है, तो 2 थीटा लेंगे। लंब, लंब हो गया MP और आधार हो गया FP। तो लंब बटा आधार, चूंकि हमें पता है FP की वैल्यू क्या दे रखी है? स्मॉल f। फोकस दूरी होती है ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, इसलिए tan 2 थीटा बराबर MP बटा स्मॉल f, समीकरण नंबर 1। तो क्या किया है यहाँ पर? हमने त्रिभुज FMP लिया है, उसकी प्रवणता निकालनी है। तो ये अलग से बना लिया हमने FMP, वहाँ से बनाया, ध्यान रखना इसकी सहायता से। तो इसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसकी प्रवणता निकालनी है। प्रवणता किसके रूप में होती है? tan के रूप में होती है। तो tan 2 थीटा, कौन 2 थीटा? तो 2 थीटा ही लेना आपको। लंब बटा आधार, तो लंब MP था, आधार क्या है? FP। चूँकि FP का मान आपको क्या दे रखा है? स्मॉल f। फोकस दूरी, तो tan 2 थीटा इक्वल MP अपॉन स्मॉल f, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आपको एक त्रिभुज दिखाई देगा, त्रिभुज CMP। तो त्रिभुज CMP की प्रवणता से, त्रिभुज CMP की प्रवणता से, तो देखिए CMP ये रहा, CMP। तो इस प्रकार बना हुआ है ये। CMP, C पर कौन है इस बार? थीटा। कितना है ये? थीटा। और C और P के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, तो कैपिटल R। तो इसमें प्रवणता निकालते हैं, तो प्रवणता tan के रूप में। इस बार कौन क्या दे रखा है? थीटा, तो tan थीटा। लंब बटा आधार, लंब तो MP है, आधार चेंज हो गया, इस बार CP हो गया। और चूंकि CP का मान आपको क्या दे रखा है? R। क्या दे रखा है? R, इसलिए इसका मान रखते हैं, इसलिए tan थीटा बराबर MP बटा R, समीकरण नंबर 2। तो दो त्रिभुज लिए, एक तो लिया हमने FMP, तो उसकी प्रवणता निकाली। तो FMP में कौन क्या था? 2 थीटा था, तो tan 2 थीटा। लंब क्या है इसमें? MP, आधार क्या है? FP। तो लंब बटा आधार, tan की वैल्यू होती है। अब देखिए FP, तो फोकस दूरी हो गई स्मॉल f, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखते हैं कि एक त्रिभुज और दिखाई देगा, त्रिभुज CMP। तो CMP प्रवणता निकालनी है, तो प्रवणता किसके रूप में होती है? tan के रूप में। तो इस बार इसमें कौन थीटा था? तो थीटा लेंगे, तो tan थीटा। लंब हो गया MP, आधार हो गया CP। चूंकि CP क्या है? वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो CP की वैल्यू रख दी कैपिटल R। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समीकरण 2 तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? देख लो। अब इसके बाद में देखते हैं आगे।
तो इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। अब प्रवणता हमने क्या लिया, नगण्य, क्योंकि लम के रूप में लिया था एमपी को। जैसे इस प्रकार था ना एमपी, याद हो तो, उसको एकदम सीधा लिया है, तो प्रवणता क्या हो गई, नगण्य हो गई। तो मैंने आपको बताया था प्रवणता नगण्य लेते ही समीकरण 1 और 2 से tan हटा देना। तो क्या लिखेंगे, प्रवणता नगण्य लेने पर प्रवणता नगण्य लेने पर प्रवणता नगण्य लेने पर तो प्रवणता नगण्य लेते हैं तो tan थीटा है वो थीटा के तुल्य हो जाएगा। ठीक है, tan 2 थीटा है वो 2 थीटा के तुल्य हो जाएगा। कहने का अर्थ है समीकरण 1 में से और समीकरण 2 में से tan हटा दीजिए, क्योंकि प्रवणता नगण्य लेने पर, इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में आपके पास क्या मान है, tan 2 थीटा इक्वल MP अपॉन F। तो प्रवणता नगण्य लिए तो यहाँ से tan हट जाएगा, तो tan हटेगा, क्या वैल्यू आ गई, 2 थीटा MP अपॉन स्मॉल f। समीकरण नंबर 3 आ गई या नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में इसी प्रकार समीकरण 2 से देखिए tan हटाते हैं तो क्या रह गया, थीटा बराबर MP बटा R, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये 2 समीकरण प्राप्त कर लिए, यहाँ से tan हटाया सिर्फ प्रवणता नगण्य लेने के कारण। ये थीटा की जो वैल्यू है, थीटा का जो मान है वो यहाँ पर रखिए। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, ठीक है। अब देखिए इसके आधार पर देखते हैं, तो यहाँ जो थीटा का मान वो यहाँ पर रखिए। तो 2 थीटा का मान क्या है, MP बटा R, MP बटा F, MP से MP कैंसिल, 2 बटा R, 1 बटा F, और गुणा कर दो इसको इससे, इसको इससे। 2 को F से गुणा करेंगे 2F, R को 1 से गुणा करेंगे R, और F का मान निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, भाग में। तो क्या लिखेंगे, F इक्वल R बटा 2, R अपॉन 2। तो इस प्रकार आपके पास फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में समझ आ गया नहीं आ गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, यही सिद्ध करना था। तो पुनः देख लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 2 त्रिभुज लिए हमने, एक तो लिया त्रिभुज FMP और एक त्रिभुज लिया है CMP। इसकी क्या निकाली हमने, प्रवणता निकाली है। क्या निकाली है, प्रवणता। तो दोनों त्रिभुजों की प्रवणता के आधार पर 2 समीकरण प्राप्त हो गई। फिर इसके बाद में क्या किया, प्रवणता को नगण्य किया, तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से tan हट गए, ठीक है। फिर थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी समीकरण 3 और 4 से। तो आपस में जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, MP से MP, और रोज गुणा करके 2 बराबर क्या जाएगा R, F बराबर R बटा 2। अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की सदैव क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। साथ साथ में यदि निकालोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी इक्वेशन। अब देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको दर्पण सूत्र ज्ञात करना बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र होता क्या है वो बता देते हैं। जैसे आपको मैंने बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी बताई है, तो इनमें एक संबंध होता है। किसी भी दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी में एक सूत्र का निर्माण किया गया है जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है, जो क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र याद रखना, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। f क्या होती है, फोकस दूरी होती है। क्या होती है, दर्पण की फोकस दूरी। v प्रतिबिंब दूरी, कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिबिंब दूरी, जिसे v द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। u वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, तो ये कहलाती है बिंब दूरी, ठीक है। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना, अवतल जो दर्पण होता है, अवतल जो दर्पण होता है उसमें जितनी भी दूरियां होती है वो सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक।
कौन कौन लिख देता हूँ कोष्टक में, एफ यू वी, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ऋणात्मक मान होते हैं। इसी प्रकार आपके पास उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में एक यू को छोड़कर, इसको छोड़कर, यू को छोड़कर सभी मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, धनात्मक। तो देखिए सिर्फ इसमें यू ऋणात्मक लेना होता है, क्योंकि बिंब क्या होता है, दर्पण से बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है ना। सिर्फ यू और एफ और वी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या धनात्मक होंगे। अब इसमें एक नाम आएगा आवर्धनता। तो देखिए आवर्धनता, तो कई बार आपने देखा होगा कि आप जैसे घरों में अपनी फ़ोटो खिंचवाते हो तो उसका आकार कितना बड़ा या छोटा करवा सकते हो। जैसे पासपोर्ट साइज़ करवाते हो, ठीक है ना, है वो आपका ही रूप, लेकिन एकदम छोटा रूप बनाकर उसका प्रतिबिंब बनाते हो या नहीं बनाते हो। इसी प्रकार नेता ही आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन उनकी खुद की स्वयं की ऊंचाई इतनी होती है क्या, नहीं होती है। तो क्या होता जाता है, किसी भी दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, ठीक है ना, तो वो कितना बड़ा या छोटा बनाया जा सकता है, वो आवर्धन कहलाती है। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की जो ऊंचाई का अनुपात होता है वो क्या कहलाती है, आवर्धन कहलाती है। और दर्पण का यह गुण क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाता है। तो इसको स्मॉल एम द्वारा व्यक्त करते हैं, आवर्धनता को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम द्वारा। इसमें बताया जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एक तो ये सूत्र लग सकता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से लिखते हैं, बिंब की ऊंचाई को स्मॉल एच द्वारा लिखते हैं। बिंब वस्तु हो गई और एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और ये जो गुण होता है किसी दर्पण का, वो क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है, ठीक है। और एक सूत्र और हो सकता है इसमें प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी में, तो वो और याद रखना, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है, बिंब दूरी, ठीक है ना। इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो अगली नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, तो वो अवश्य रूप से आप ध्यान दोगे उस पर, ठीक है। ओके, थैंक्स, गुड बाय।